बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करते हैं आईआर की। जो हमारे पास थ्योरीज़ हैं जितने भी, उसमें हम जो है ना वो सबसे पहली थ्योरी जो है हमारी आइडियलिज़म, उसको हम देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आईआर का जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं आईआर के, वो भी देखें जाकर, आपको पता चलेगा कि आईआर जो सब्जेक्ट बना है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के सबसे बाद जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आइडियलिज्म आई थी। ऑल्दो रियलिज्म जो है वो बहुत पुरानी थ्योरी है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो थ्योरी सबसे पहले आई वो कौन सी थी? आइडियलिज्म की थी। ऑल्दो ये भी पुरानी थ्योरी है, लेकिन उस वक्त इसको बाकायदा जो है ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया, और इसके ज़रिए से इन्होंने बताया। तो आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर में, आपने अगर ये पहले मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जो कि मैंने आपको थ्योरीज एंड अप्रोचेस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखें, वरना आपको आगे बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो पहले देख लें, फिर ये वीडियो देखें आके, वरना आप ये वीडियो ना देखें। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आइडियलिज्म और लिबरलिज्म, हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी कि थ्योरी का मकसद क्या होता है? कॉज बताएगी थ्योरी, या हमें सोल्यूशन, या नहीं, और कॉजेस और सॉल्यूशंस हमें दोनों बताएगी थ्योरी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिनॉन को। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई तो बड़ी दुनिया परेशान हुई कि भाई ये क्या हो गया, तो बड़ी लड़ाई हो गई, बड़ा जो है ना जानी नुकसान हुआ, बड़ा जो है ना दुनिया के अंदर तबाही हो गई। तो आइडियलिज्म जो था वो एमर्ज होने लगा। आइडियलिज्म ने कहा मैं बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा वॉर क्यों हुई, और मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आइंदा वॉर ना हो। ठीक है, तो यही आपकी बात हुई। हमने समझ लिया कि वर्ल्ड वॉर 1 ने फिलोसफर्स को कंपेल किया ताकि वो सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि जो अपकमिंग आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रोका जा सके। यूनिवर्सिटीज़ ने आपका आईआर पढ़ाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर आपके ये बातें होने लगी कि आपका वॉर कैसे रोकी जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो फ्यूचर की जो वॉर होने वाली थी, यानी कि जो फ्यूचर की वॉर हो सकती थी, उसके लिए अभी से सोल्यूशन हमें देने थे। तो आइडियलिज्म ने कहा मैं दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आइडियलिज्म है क्या चीज़। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कि आपको और लोग नहीं बताएंगे, कि जो आइडियलिज्म है आपकी, वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, वो नेचुरल कंस्ट्रक्शन नहीं है। हमने खुद बनाई है, ये मैन मेड है। ठीक हो गया, ये आप जो है ना वो ऐसी ये बात समझ लें आप कि आर्टिफिशियली है। लेकिन रियलिज्म जो है इसके मुकाबले में वो बिल्कुल नेचर की बात करता है। नेचर कहाँ से आती है हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, थ्योरीज एंड अप्रोचेस के लेक्चर में, कि नेचर, इससे भी पहले पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, जो हमने एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी की बात की थी, कि नेचर जो होती है वो गॉड जो है ना, जैसे आपके मोबाइल फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आपका एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, इस तरह से इंसान के अंदर भी एक नेचर का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है पहले से, जो ऑपरेट कर रहा होता है इंसान को। ठीक है, तो आइडियलिज्म जो थी वो बेसिकली आपकी जो थी, ये एक लिबरल इंटरनेशनलिज्म की जो है ना एक वेरिएंट थी। लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या होती है आपकी, ये हम जो है ना देखते हैं, सारे आइडियलिज्म की जो बातें हैं वो सारी इसी लिबरल इंटरनेशनलिज्म में भी वही बातें हैं। तो पहले जो थी थ्योरी थी वो लिबरलिज्म की थी। ठीक है, उसको बाद में आइडियलिज्म के साथ वो कर दिया गया, मिला दिया गया। कैसे कि आप देखते हैं कि भाई हमने क्या करना है, हमने जो है ना एक वो बताना है, कॉजेस बतानी है, वजूहात बतानी है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मसला हो रहा है। तो आइडियलिज्म में हम ये बात करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक स्टेट होनी कैसी चाहिए, जो फ्यूचर की जो सोसाइटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। हमने, आपको याद होगा सबसे पहले लेक्चर में आईआर के हमने बात की थी इमेजिन्ड कम्युनिटीज। इमेजिन्ड कम्युनिटीज की हमने जो बात की थी, तो आइडियलिज्म कहती है भाई हमारे पास, मैं आपको आइडियलिज्म का मतलब समझा रहा हूँ, तो आइडियलिज्म कहती है कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए हमारे पास। आइडियल स्टेट जो होती है हमेशा वो फ्यूचर की स्टेट होती है, ये याद रखें बात आप लोग। आइडियल स्टेट होती है वो फ्यूचर की स्टेट होती है, यानी कि ऐसी स्टेट हमने बनानी है। तो उस आइडियल स्टेट को आपने जो है ना, वो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, और लिबरल कॉन्सेप्ट में आपका क्या था, आज़ादी का कॉन्सेप्ट था कि भाई फ्रीडम होगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इन दोनों को एमर्ज कर दिया गया, और ये दोनों एक ही हैं। आज हम
यही समझते हैं, यही ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि आइडियलिज्म और लिबरलिज्म एक ही चीज़ है, लेकिन इसके दरमियान का जो फ़र्क था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो फ़र्क तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो आइडियलिज्म है आज लिबरलिज्म उसी का हिस्सा है, ये याद रहे बात, ठीक है। आज जो है वो लिबरलिज्म आइडियलिज्म का ही हिस्सा है, लिहाजा हम लिबरलिज्म को आइडियलिज्म से अलग नहीं समझते। लेकिन आइडियलिज्म जो है वो लिबरलिज्म का हिस्सा नहीं है, ये याद रहे बात। आइडियलिज्म एक अलग चीज़ है, लिबरलिज्म एक जो है ना उसी की एक फील्ड है। अब क्या है, आइडियलिज्म जो है ना वो रियलिज्म के भी खिलाफ है। रियलिज्म कुछ और कहता है, आइडियलिज्म कुछ और कहता है। तो हमने ये बात पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी कि सबसे पहले हमारे पास एक टारगेट होता है, एक फिनोमिनॉन होता है, जिस फिनोमिनॉन के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। हम उस फिनोमिनॉन को रिसर्च करते हैं और हमारा जो प्राइमरी पर्पस होता है, प्राइमरी मोटिव होता है, वो यही होता है। मिसाल एक वॉर आ गई ना हमारे सामने, इन केस ऑफ दिस हमारे पास वॉर है, वॉर देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पहला ऑब्जेक्ट क्या था कि हमने पीस को मेंटेन करना है, पहला टारगेट हमारा था पीस को मेंटेन करना है। तो अप्रोच हमने देखी क्लासिकल अप्रोच। जो क्लासिकल अप्रोच थी, पुरानी अप्रोच थी, उसने क्या थ्योरी दी, उसने हमें थ्योरी दी आइडियलिज्म की। ये कब दी हमें, ये आपका 1918 में, ठीक है, जिसमें आपका मोरालिटी, एजुकेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात हुई और आपका जो है ना वो एथिकली एक्ट करने की बात हुई। एथिकली एक्ट क्या है कि आपकी जो मैंने आपको बताया जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके जो है ना अप्लाई होंगे हर जगह पर, वो एथिक्स होते हैं असल में, ठीक है। मेन एक्टर जो है वो आपका स्टेट भी है इसमें और आपके अदर इंडिविजुअल्स भी हैं, ये आपने याद रखना है। रियलिज्म के अंदर मेन एक्टर जो है वो सिर्फ स्टेट है, लेकिन आइडियलिज्म के अंदर मेन एक्टर जो है वो स्टेट भी है और इंडिविजुअल्स भी हैं। तो आइडियल वर्ल्ड की हमने बात की थी कि इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ ना, इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ क्या होती हैं वो हमने बात की थी कि हमने देखा था कि एक आइडियल वर्ल्ड हम बनाना चाहते हैं, उस आइडियल वर्ल्ड के क्या फीचर्स होंगे। 1918 में यही बात हुई कि वो आइडियल वर्ल्ड के क्या फीचर्स होंगे। उसमें ह्यूमन वेलफेयर होगी, साइंस और टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, रीज़न और मोरालिटी होगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो प्रोपोनेंट थे 1918 में ही थे, वो आपके वुड्रो विल्सन थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल में आपको 14 पॉइंट्स मिलते हैं वुड्रो विल्सन के। तो ये वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स क्या हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर आई के बटन पे भी आप क्लिक करके देखेंगे कि वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स हैं क्या। तो उन 14 पॉइंट्स के तहत दुनिया में आगे जो है ना वो एक आइडियल स्टेट हमने बनानी थी, आइडियल वर्ल्ड हमने बनानी थी, ठीक है। उसके अलावा कैलग ब्रांड पैक्ट जो कि 1928 में हुआ था, उसने भी लिबरलिज्म यानी कि आइडियलिज्म की थ्योरी में कोऑपरेट किया। कैसे, अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आइडियलिज्म जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 1 की एक्सप्लेनेशन कैसे देता है, क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, और उसके सोल्यूशन भी देगा हमें। लाजमी बात है, हमने देखा था कि कॉजेस क्या हैं, सोल्यूशन क्या है। थ्योरी ने हमें किसी पर्टिकुलर फिनोमिनॉन के कॉजेस भी बताने हैं और सोल्यूशन भी बताना है। तो हमने देखा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर इन आइडियलिज्म क्या है। पहले हमने मेन इशू यानी कि कॉज, आपका जो कॉज है, ये आपकी कॉज नंबर 1 आ गई। इसमें क्या है, हमने देखा कि जब हमने ये देखा कि ह्यूमन नेचर के ऊपर हमने गौर किया, तो हमने ये पाया कि ह्यूमन की नेचर जो है वो गुड है, ठीक है, लिहाजा वो वॉर नहीं चाहती, वो कहती है मैं वॉर नहीं करना चाहती। ह्यूमन की नेचर वॉर करने के जो है ना खिलाफ है, ठीक है। तो ह्यूमन बिकेम एग्रेसिव व्हेन ह्यूमन बिकम्स एग्रेसिव व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स आर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जब भी एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी राइट्स जो हैं उसके, राइट टू मूवमेंट, राइट टू जो है ना लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ये एक्सप्लॉइट होते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका जो है ना वॉर होती है, ह्यूमन बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। बाय नेचर ह्यूमन क्या है, गुड है, ठीक है, लेकिन हालात उसको एग्रेसिव होने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी बात इसमें हुई इसी कॉज में कि बाय मिलिट्री, ये क्या है, मतलब दो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसी बात का हिस्सा है ये असल में, कि जो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कौन करता है। उनको एक्सप्लॉइट वही करता है जो आपका मिलिटरिस्ट होता है या ऑटोक्रेटिस्ट होता है। आपने देखा है डिक्टेटरशिप जो होती है आपकी, उसमें जो एक बंदा रूल कर रहा होता है वही कानून बनाता है अपने हिसाब से, बस एक बंदे का कानून होता है। लेकिन
जो आजकल हमारा जो आप देखते हैं सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हर बंदा जो है ना गवर्नमेंट कर सकता है, हर बंदे के पास राइट है। तो उस वक्त जो उनका नेशनहुड होता है, लाजिम बात है, कोई डिक्टेटर होगा तो वो अपनी नेशन के अगर जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कानून बनाएगा तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, नेशन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। तो लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स अपनी जो आपकी जो नेशन होती है उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जो है ना वो अचीव करने के लिए। ठीक हो गया। तो अब क्या था, यही तमाम काम वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुए थे। आप देखते हैं राइज ऑफ जो है ना मिलिट्रिज्म हुआ था, राइज ऑफ जो है ना ऑटोक्रेसी हुआ था। तो उस वक्त फिर लोग जो है ना ये कॉजेस थी उसकी। तो इसके सोल्यूशन क्या दिए आपके आइडियलिज्म ने, वो सोल्यूशन ये दिए कि जो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सिक्योर करने के लिए आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाओगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी आपकी जो है ना वो जिसमें आपका हर बंदा जो है ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल, आपकी जितनी भी नेशन है, पूरी आपकी पब्लिक है, उसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। तो लाजमी बात है इसमें हर बंदे को राइट मिल जाएगा और उसके जब राइट्स एक्सप्लॉइट नहीं होंगे तो वो फिर एग्रेसिव नहीं होगा। ठीक हो गया। फिर क्या है, आपने सबको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देना है। मिसाल के तौर पर ये एक आपका जो है ना कोई मान ले एम्पायर है और इस एम्पायर में बहुत सारी नेशंस हैं। ठीक है। अब क्या है कि हर नेशन का जो मतलब पूरे का जो किंग है वो एक ही है, ये आपका एक ही किंग है सबको जो कंट्रोल कर रहा है। अब क्या है, आप कहते हो ये नेशन अलग है, ये नेशन अलग है, ये नेशन अलग है, इसकी जुबान भी अलग है, कल्चर भी अलग है, इसका जुबान अलग है, कल्चर अलग है। तो इनको आप सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देते हो कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लो, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। तो आपने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट को डेवलप करके आपने उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया। उस टाइम आपका जो था वो लीग ऑफ नेशन था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद है ना। तो ये दूसरा आपका इशू क्या था, दूसरा इशू था आपका कि जो आपका इंटरनेशनल ऑर्डर है ना, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एनार्किक है। एनार्किक कैसे कि आप देखते हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक गवर्नमेंट है, 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, और ये इंडिया के कुछ प्रोविंसेस हैं, बहुत सारे इंडिया के। तो ये आप देखते हैं पाकिस्तान के 4 हैं और इंडिया के बहुत सारे हैं। अब इस पर जो गवर्नमेंट है वो तो पाकिस्तान की है इन सूबों पर, लेकिन इन दोनों पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया पाकिस्तान पर या और भी जितने कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, एनार्किक स्ट्रक्चर है। तो जब ऊपर कोई नहीं होता, कोई सरबरा नहीं होता, तो नीचे वाले फिर जो है ना वो अपनी मर्जी से फिर जो है ना वो शुतर बेमहार हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सीक्रेट डिप्लोमेसीज जो है ना वो करते हैं, सीक्रेट यानी कि छुपके छुपके जो है ना एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होती हैं। अलायंस सिस्टम बन जाता है, बहुत सारे कंट्रीज एक तरफ हो जाते हैं और इस तरफ भी बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। और जो है ना जब अलायंस सिस्टम होता है तो फिर जो वीक होता है, मिसाल इसके पास एक स्टेट ज़्यादा है तो ये जो है ना जो वीक होगा लाजिम बात है उसको डंडा है। फिर क्या ख्याल है, इसी तरह होगा। तो इसी तरह हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में भी। अमेरिका जब कूद गया, ये अमेरिका है आपका, पहले ये बराबर थे, अमेरिका आया, बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हुआ, मामला सारा जो है ना वो अमेरिका ने आया तो था शुरू में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए, तो वो आया भी, मेंटेन किया भी, लेकिन लाजमी सी बात है फिर आपका जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे वो कमज़ोर पड़ गए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और बैलेंस ऑफ पावर जब टूटा तो वैसे ही जो है ना वो जो वीक थे वो ख़त्म हो गए, उनका मामला ख़त्म हो गया, अमेरिका जीत गया, ब्रिटिश फ्रांस जीत गया। तो इस तरह से वॉर हुई थी। ये अलायंसेस को ख़त्म करना था किसी तरह से। अलायंस तो हो ठीक है, लेकिन ऊपर कोई गवर्नमेंट भी तो हो ना। इसी तरह से आपकी जो पावर पॉलिटिक्स थी वो अनप्रिंसिपल्ड थी। पावर पॉलिटिक्स क्या है आपकी, यानी कि बस आप शुतर बेमहार हो ना, जो मर्जी है। जैसे कि आपका सबसे बड़ी मिसाल मोदी है, जो आपकी इंडियन मोदी है, वो आपका जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है। तो वो आपका क्या है, अनप्रिंसिपल्ड पावर पॉलिटिक्स खेल रहा है। ठीक हो गया। अब क्या है आपके पास जो है ना वो, ठीक है, हम देखते हैं कि सोल्यूशन देता है हमें आइडियलिज्म। सोल्यूशन क्या देता है कि आपने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, जैसे कि आपकी लीग ऑफ नेशन बनाई गई 1918 में। ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल में आपका जो आखिरी पॉइंट था उसमें यही बात थी कि आप एक लीग ऑफ नेशन बनाएंगे आप। ठीक है। और इसके अलावा आपका जो वुडरो विल्सन के जो 20 पॉइंट्स थे उसमें भी यही बात थी
कि आपने एक जो है ना लीग ऑफ नेशन बनाना है, उसका आखिरी पॉइंट 20 में से आखिरी पॉइंट जो था 20th पॉइंट वो यही था कि आपने लीग ऑफ नेशन बनानी है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जो कमज़ोर स्टेट्स हैं उनको जो है ना स्ट्रॉन्गर स्टेट्स से आप बचा सकोगे। क्यों? आपने एक रेगुलेटरी सिस्टम जो है ना बना लिया, स्ट्रॉन्गर्स भी आपके पास हैं, वीकर्स भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बीच में मीडिएशन कर सकते हो, स्ट्रॉन्गर को वीक पर अटैक करने से आप रोक सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हमें जो है ना सॉल्यूशंस दिए किसने? आइडियलिज्म ने। अब हम देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ आइडियलिज्म, कि मेन पर्पस जो है वो क्या है आपका, कि आपने वॉर को प्रिवेंट करना है। तो उसी के लिए हम फीचर्स जो सॉल्यूशंस यहाँ पे भी, ये भी सारे आप सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तमाम बातें आपके सॉल्यूशंस में आ सकती हैं आइडियलिज्म के अंडर, ठीक है। कि पीस आपने कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहली बात, आपने जो है ना मोरल प्रिंसिपल जो है ना उसको मद्देनजर रखना है। मोरल प्रिंसिपल क्या होता है? हमने शुरू से हम एक बात करते आ रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड जो गैप है आपका, गाप, उसको हम गाप बोल लेते हैं। तो गाप जो है आपका, वो आपका मोरल प्रिंसिपल है। आपको हमने बात की थी कि सही और आपका जो गलत है उसकी पहचान हो और आप सही पर अमल करो, गलत को कंडेम करो। ये आपका है मोरल प्रिंसिपल, जिसको इस्लाम ने भी हमने बात की थी कि इस्लाम ने उसको अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बारे में के तहत ये बात कर दी। तो इसमें यही बात हुई कि आपने पावर पॉलिटिक्स को अवॉइड करना है और रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो आपका रूल्स कहाँ से आएंगे? रूल्स आपकी जो इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे कि आपकी लीग ऑफ नेशन थी उस टाइम, वो बनाएगी, आपकी रूल्स वही सेट करेगी, ठीक है। और रूल्स कहाँ से आएंगे? बेसिकली रूल्स आपके वही जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स से आएंगे, ठीक हो गया। अब क्या है आपका, फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनानी है, ठीक है। सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस आपने बना ली, आपने जो है ना एक लीग ऑफ नेशन आपने बना ली, और इससे क्या हुआ, जो अनार्की थी उसको आपने तोड़ना है। मैंने आपको अनार्की का मतलब तो समझा दिया कि कोई जो है ना, ये कंट्रीज हैं बहुत सारे, लेकिन इनके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। तो वो एक तरह की, लेकिन पूरी तरह तो नहीं। आप लाजमी बात है गवर्न कर सकते हैं स्टेट्स को, लाजमी बात है ये स्टेट्स जो है वो सोवरेन स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जो गलत काम हैं, उनमें सब यकजा हैं, लिहाजा उनमें सबको ही आपने जो है ना वो शामिल कर लिया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली है जो एनार्की को ख़त्म करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपकी? वही आपकी लीग ऑफ नेशन है और आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, वो है, ठीक है। अब क्या है आपका? लॉज टू एंड वॉर। आपने जल्द अज जल्द ऐसे कवानीन बनाने हैं कि आपकी जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए, फटाफट आपकी वॉर ख़त्म हो जाए। जैसे कि आपका कैलेग ब्राइंड पैक्ट जो था आपका 1928 में, उसमें भी जो है ना यही मुआहदा हुआ था, जिसमें आपका ब्रिटिश था, फ्रांस था, यूएसए था। यही मुआहदा उन सब ने किया कि हम जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ का लिहाज रखेंगे और अपने जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको हम तमीज़ के साथ पैसिफिकली हम उनको रिजॉल्व करेंगे, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक हो गया। अगला काम आप क्या है, फीचर क्या है आइडियलिज्म का? जो है वो आप डिसआर्मामेंट करेंगे। डिसआर्मामेंट का मतलब है आप अपने जो वेपन्स हैं, जैसे कि आजकल आपने देखते हैं न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, तो ये चूंकि खतरनाक है दुनिया के लिए, लिहाजा यही कहा जाता है डिसआर्म किया जाए। डिसआर्म यानी कि अपने ही न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ठीक हो गया। 1920 में वॉशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस में यही काम हुआ था। उन्होंने कहा भाई ठीक है हम अपने आर्म खत्म करते हैं, उन्होंने खत्म किया अपने आर्म। और इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा इससे, कि सिक्योरिटी डायलेमा जो है ना वो खत्म होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपको बताऊं सिक्योरिटी डायलेमा क्या है। ये आप देखते हैं, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है आपका, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है, वो बनाए जा रहा है, मिसाइल बना रहा है, आपके टैंक्स बना रहा है, हथियार बना रहा है। पाकिस्तान को क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है ना वो आपका आप देखते हैं कि खौफ महसूस कर रहा है, ठीक है। वो डर रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये डर जो है इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। तो जब आप अपने आर्म्स रिड्यूस करेंगे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली खुश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिक्योरिटी डायलेमा आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अबेंडन टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म मतलब ये कि तमाम का तमाम जो कानून है, सारी रेगुलेशन है, वो एक बंदे डिक्टेटर के हाथ में आ जाए, एक डिक्टेटर के हाथ में आ जाए। तो अब क्या होगा, वो फिर लाजिम बात है वो फिर अपने हिसाब से कानून बनाएगा, ठीक है।
तो इसको आपने करना है ख़त्म और आपने डेमोक्रेसी को नाफिज करना है दुनिया के अंदर। डेमोक्रेसी क्या होती है आपकी, मैंने आपको बता दिया, इक्वालिटी फॉर ऑल। आपकी तमाम जितने भी लोग हैं, एक एक बंदा है आपका, वो वोट देता है, वो वोट देता है तो आपकी गवर्नमेंट बनती है और वो गवर्नमेंट आप ही के बिहाफ पर फॉरेन पॉलिसी बनाती है, इंटरनेशनल अरीना में काम करती है। ठीक है, तो जब ये आपकी डेमोक्रेसी आएगी यहाँ पर तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि जो ये लोग हैं जितने भी, इनके इंटरेस्ट जो है ना वो ज़ाया नहीं होंगे, इनके इंटरेस्ट ख़राब नहीं होंगे। गवर्नमेंट अगर इनके इंटरेस्ट का लिहाज नहीं करेगी तो अगले दफ़ा ये लोग गवर्नमेंट को वोट ही नहीं देंगे। इस तरह से इनका इंटरेस्ट एक तरह से सिक्योर हो जाता है। अगली मर्तबा ये लोग 5 साल के बाद अपने पसंद के दूसरे बंदे को ले आएंगे। तो ये आपका रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि आपका इस तरह से आपकी जब राइट्स आप सिक्योर करोगे, एक एक बंदे को आप राइट दोगे, तो ह्यूमन नेचर चूंकि बैड नहीं है तो फिर एग्रेशन का भी चांस नहीं होगा, छेड़ो छाड़ी नहीं होगी तो फिर एग्रेशन का भी चांस नहीं होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम भी यहाँ पर हमने एक बनाना है। आपने वुडरो विल्सन के अगर 20 पॉइंट्स देखे हों तो ये जितने भी हमने जो 6 पॉइंट्स हमने निकाले हैं ये उन्हीं 20 पॉइंट्स का खुलासा है। ठीक है ना, तो ये रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, वहां पर आपके 20 पॉइंट्स में भी यही बात हुई कि आपने फ्री ट्रेड करना है, क्रॉस नेशनल बॉर्डर फ्री का आपका ट्रेड होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके 6 आपके मेन फीचर्स थे आपके आइडियलिज्म के। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि आपके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं आइडियलिज्म के, जो आपके मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपको मैंने बताया सबसे पहले जो है हमारे जे रोसो हैं, वो आपके मेन प्रोपोनेंट हैं आपके आइडियलिज्म के। इन्होंने ह्यूमन नेचर पर फोकस किया और पाया कि ह्यूमन नेचर जो है ना, अगर थॉट प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कि थॉट प्रोसेस किया था इन्होंने, उसमें अकेले ये लोग बैठे थे और जो है ना सोचा था इन्होंने कि अगर हम पहली मर्तबा एक दूसरे आदमी को देखेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो ये आपका जो है ना वो जे रोसो है और ये एक अजनबी आदमी है, स्ट्रेंज है। इसको देखा जब तो इसने अपना फूड क्या किया, शेयर किया इसके साथ। आप देखते हैं तो इसने यही पाया कि ह्यूमन नेचर जो है वो कोलैबोरेटिव भी है और हेल्पफुल भी है और पीसफुल भी है। तो इसने क्या किया, आपका जे रोसो ने आपका क्या किया, उसने कहा कि इसका हल क्या है। इसने भी हल दिया, ये भी आप लोग सोल्यूशन में डाल सकते हैं कि देखें आप, इसी ने बताया कि जो हमारी फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम हर बंदा, अगर आप कहते हो हर बंदा फ्री है, हर बंदे के पास फ्रीडम है, तो वो फ्रीडम हर बंदे के, अब देखें इसके पास भी फ्रीडम है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब क्या है, जब सबके पास फ्रीडम है तो जब ये बंदा अपनी फ्रीडम को परस्यू करेगा तो लाजिम बात है इसकी फ्रीडम पे फर्क पड़ेगा, इस बंदे की फ्रीडम मुतासिर होगी। ठीक है ना, तो ये फ्रीडम जो है ना वो वायलेट हो सकती है, या ये बंदा इसको कत्ल कर सकता है, या कोई भी बंदा जो है ना ये डर है कि हम कत्ल हो सकते हैं, हर बंदे को ये डर है कि हम कत्ल हो सकते हैं, वायलेशन हो रही है फ्रीडम की। लिहाजा आपका रोसो ने क्या हल दिया, रोसो ने कहा कि भाई ये आपके तमाम जितने भी लोग हैं, बंदे आपके यही हैं सारे, तो उनके ऊपर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बिठा देना है, एक रूल ऑफ लॉ को बिठा देना है। इस रूल ऑफ लॉ की लाजिम बात है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आइडियलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने जो है ना वो, आप देखते हैं थॉमस जो आपका जे रोसो है, इन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आइडियलिज्म को कि जितने भी लोग हैं इनके ऊपर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी ये सारे समझ लें कि या तो ये एक बंदा है, या आप ये समझ लें कि ये एक स्टेट है। ठीक है ना, ये एक अलग मुल्क है, ये एक अलग मुल्क है, ये अलग मुल्क है। उनके ऊपर जो आपकी अनार्की को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसकी है, रूल ऑफ लॉ, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना दिया हमने। अब अगर क्या होगा, अब ये होगा कि मिसाल आप मान लें कि इनमें से एक बंदा वायलेशन करता है, रूल को तोड़ता है, तो अब जो बाकी सारे हैं, ये बाकी जो सारे हैं ये मिल के इसके खिलाफ, क्योंकि रूल है ना, रूल यही कहता है कि कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स। तो ये आपने देखा आइडियलिज्म में आ गया कि कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स करेंगे हम अगर कोई रूल को तोड़ेगा। तो ये आपका था मामला। फिर और आपके कौन थे, आपका जॉन लॉक था। जॉन लॉक मैंने आपको बता दिया, इसने भी थॉट प्रोसेस किया था, इसने भी पाया था कि भाई मायोपिक नहीं है, मतलब ठीक है इंसान सेल्फिश है लेकिन थोड़ा अक्ल अगर वो रखता है ना, उसके अंदर जो माइंड है उसका, वो अगर वो चलाता है तो वो फिर क्या करता है, वो थोड़ा सा फिर हेरा फेरी से काम लेता है, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए डिप्लोमेसी वगैरह करता है वो। तो ये जॉन लॉक के जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स थे। इमैनुअल कांट इसमें मेन प्रोपोनेंट थे, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट
एक इनकी जो है ना वो थी, इन्होंने बात की थी, एक इनकी मेरे ख्याल किताब थी वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने कन्फेडरेशन की बात की थी। कन्फेडरेशन क्या है, आप जो है ना जितने भी ये आप देखते हैं रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन इन सब के जो राइट्स हैं वो भी मुतासर नहीं हो रहा है, यानी कि राइट्स भी सबको मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्या है, और कौन है आपके, एडम स्मिथ हैं जो कि वेल्थ ऑफ नेशंस हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन की इन्होंने बुक लिखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात इन्होंने की, वेल्थ ऑफ नेशन की जो बुक थी उसमें इन्होंने कैपिटलिज्म की बात की। कैपिटलिज्म क्या होता है, आपका जो है ना वो आपका प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो कैपिटलिज्म एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहीं पर आप यही समझें कि आप जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, जबकि इसके खिलाफ जो है वो कम्युनिज्म है। उसको आप देखें तो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं है, सारी प्रॉपर्टी किसकी है, वो गवर्नमेंट की है आपकी सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेशनलाइजेशन है। तो अब क्या है, आपका कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आपका दिया वेल्थ ऑफ नेशन में, इसके मुतालिक आपने जो है ना वो गवर्नमेंट की जो है ना वो मार्केट के अंदर नो इंटरवेंशन, यानी कि प्राइसेस जो हैं, जितनी भी प्राइसेस वगैरह हैं वो आपकी गवर्नमेंट सेट नहीं करेगी। जिसकी मिसाल, ये एक बंदे की कंपनी है, ये इसका मालिक है, यही आप जो है ना इसमें आप देखेंगे कि यही बंदा जो है ना वो आपकी प्राइसेस सेट करेगा। प्राइस कौन सेट करेगा? ठीक है। तो आज के दौर में आप देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आज के दौर में ये एक कंपनी है आपकी, और आपका जो है ना ये जो इसका मालिक है ये बेचारा परेशान है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है आपकी वो ही आपकी प्राइसेस को फिक्स करती है। तो ये उस वक्त जो है ना यही कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट जो है ना वो मार्केट के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगी, और आपका ट्रेड, मैंने आपको बताया कि फ्री ट्रेड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स होगा आपका। ठीक है। तो ये थी हमारी आइडियलिज्म की थ्योरी, हमने अच्छे से डिस्कस की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, आपने जो है ना समझा होगा, कुछ सीखा होगा इससे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एनेबल करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।